Okay. Any doubts with the questions that we have done? किसी को कुछ डाउट है तो बोलो. Otherwise, we'll move forward. Okay. So today we are going to discuss insolvency part. Page number 14. We are going to discuss insolvency part. Okay. तो इंसॉल्वेंसी जब मैंने आपको हमने डिस्कशन किया था तो कुछ आंसर्स ऐसे थे कि जब हमारी एसेट्स हमारी लायबिलिटीज से कम होती हैं, दैट इज अ सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी. बट नाउ विद द चेंजिंग मींस हम अपडेट हो रहे हैं. व्हाट वी लर्न वाज इन 11th स्टैंडर्ड. ओके, नाउ वी आर इन सीए फाउंडेशन, सो ऑब्वियसली द डेफिनेशंस नीड टू बी इम्प्रूव्ड. अब इससे आगे जाओगे तो और डिटेल में डेफिनेशन सीखने मिलेगा. बट बेसिकली हम लोग एक लाइन जो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ से ऐसा समझ सकते हैं दैट इंसॉल्वेंसी इज अनएबिलिटी टू पे लायबिलिटीज. इफ वी आर नॉट एबल टू पे लायबिलिटीज, इसमें एक वर्ड या एक सेंटेंस और ऐड कर सकते हैं, एज एंड व्हेन इट फॉल्स ड्यू. एज एंड व्हेन इट फॉल्स ड्यू. ओके, जब भी हमारी लायबिलिटी ड्यू होती है और हम उसका पेमेंट नहीं कर पाते हैं, इट मीन्स वी आर इंसॉल्वेंट. बट एक बार अगर मैं अपना कोई भी लायबिलिटी ड्यू डेट पे ना पे कर पाऊँ, मतलब एक ही बार में मैं इंसॉल्वेंट हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है. इट इज नॉट सो. ओके, इट शुड बी अ कंटिन्यूअस डिसरप्शन. अगर आप कंटिन्यूअसली कई सारे टाइम तक अपनी लायबिलिटी ऑन टाइम डिस्चार्ज नहीं कर सकते हो, देन you are considered as an insolvent person. Okay, तो ये continuous मतलब ये repeated offense है. Okay, it is considered as a repeated thing. आपके number of checks आपने जनरल जो आप अपने सप्लायर्स हैं उसके पास से आप गुड्स खरीदते हो और आपके चेक मल्टीपल टाइम्स रिटर्न होते रहते हैं. Okay, so it can be said that you are an insolvent person. देखो, मैं अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करूं वो बात एक होती है, बट फाइनल इंसॉल्वेंसी इज डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ. ओके, मैं अगर अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दूं तो मेरे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होने से कुछ नहीं होता है. ओके, आइदर आई हैव टू अप्लाई टू द कोर्ट ऑफ लॉ और समवन एल्स दैट इज माय क्रेडिटर वुड अप्लाई टू द कोर्ट ऑफ लॉ दैट दिस पर्सन इज नॉट मेकिंग पेमेंट टू अस, प्लीज लिक्विडेट दिस पर्सन्स बिजनेस. इसका बिजनेस लिक्विडेट कर दो, डिसॉल्व कर दो और हमें हमारा पैसा दे दो. ओके, और अभी जो करंट सिनारियो चल रहा है, मे बी यू आर अवेयर और नॉट, आई डोंट नो. ओके, 2016 में लॉ आया था आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. ओके, और उसकी वजह से गवर्नमेंट मेजर इंसॉल्वेंसीज को या जो भी कंपनीज हैं जो अपना डेट पे नहीं कर पा रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. दैट इज अराउंड दैट एनपीए जिसको कहा जाता है. नॉर्मल हम जो टर्मिनोलॉजी पढ़ के आए हैं उसमें उसको बैड डेट कहा जाता है. ओके, और बैंकिंग के टर्म्स में उसको एनपीए कहा जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. इट इज टू द ट्यून ऑफ 10 लाख करोड़. इमेजिन, इतना पैसा बैंक का फंसा हुआ है और कुछ दिन पहले आरबीआई ने 68,000 करोड़ और समथिंग राइट ऑफ कर दिया था. किसी ने न्यूज पढ़ा था? यस सर. ओके, और काफी सारे लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया कि आप किसान का कर्जा माफ नहीं कर सकते हो, आप इन लोगों का कर्जा माफ कर रहे हो. देन दे वर टॉट, उनको सिखाया गया है ना, यू शुड हैव सम बेटर इंग्लिश. हमने राइट ऑफ किया है, हमने वेव ऑफ नहीं किया है. वी हैव रिटर्न ऑफ बट वी हैव नॉट वेव्ड ऑफ. राइट ऑफ क्यों करते हैं? अगर हमें लगता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेट, ओके, या तो इसका फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो गया है, तो हम एज अ मैटर ऑफ प्रिकॉशन हम कभी भी प्रोविजन फॉर बैड डेट करते हैं. इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो बैड डेट हो ही गया है, इन फ्यूचर में बैड डेट होगा उसके लिए प्रोविजन करते हैं. There are chances of bad debt and for that we are making a provision in advance
वो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, इट इज एज सिंपल एज दैट। तो उन्होंने कहा कि हमने राइट ऑफ किया है, हमने वेव ऑफ नहीं किया है। इट इज नॉट वेव्ड ऑफ, इट इज नॉट दैट वी आर नॉट गोइंग टू कलेक्ट इट। हम वो पैसा कलेक्ट तो करेंगे ही बाय वन और द अदर मीन्स। वो कंपनी को बेचेंगे, उनके एसेट्स को सेल करेंगे किसी भी तरह से, बट उसका पैसा रिकवर होगा। ओके, तो 68,000 crore is not a small amount to be waived off. Okay, it is written off. So we need to be very careful. जब भी हम थोड़ा थोड़ा लेवल हमारा आगे बढ़ेगा तो हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा विद द वर्ड्स। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे सिंपल है, जो भी हमारा डेटर है वो पैसा पे नहीं कर पा रहा है, या तो वो कम पैसा पे कर रहा है, either he is not able to make payment fully or that person is able to make the payment but only partial। वो ऐसा बोलता है कि मेरे पास फाइनल इतना पेमेंट है, आपको चाहिए तो रखो, I am not able to make the full payment। Okay, so we are simply saying that the debt has become irrecoverable। क्या बोलेंगे? The debt has become irrecoverable। और इसके लिए drawee, in the books of drawee of the bill, the amount not ultimately paid by him should be credited to deficiency account। हमारे लिए जो मतलब हम कलेक्ट करने वाले हैं तो हमारे लिए वो लॉस है, पर जो पे करने वाला है वो कम पे करेगा इन केस। ओके, तो उसके लिए ये फायदा हुआ। इफ डेटर डज नॉट पे देन इट इज अ बेनिफिट फॉर डेटर। क्रेडिटर के लिए लॉस है, डेटर के लिए बेनिफिट है, तो वो क्रेडिट करेगा, हम डेबिट करेंगे। ओके, लेट्स गो फॉर द इलस्ट्रेशन। मिस्टर डेविड draws two bills on 1st January for ₹6,000 and ₹10,000। दो बिल ड्रॉ किए हैं। The bill of exchange for ₹6,000 is for 2 months while the 10,000 bill is for 3 months। These bills are accepted by Mr. Thomas on 4th March, मतलब पहले वाले बिल का ड्यू डेट आ गया। Mr. Thomas requests Mr. David to renew the first bill with interest at 18% per annum for a period of 2 months। Mr. David agrees to this proposal। On 23rd March, Mr. Thomas retires the acceptance for ₹10,000। Okay, एक बिल रिन्यू करवाया और एक रिटायर किया, मतलब अर्लियर पेमेंट। The interest rebate, that is discount being 100, मतलब हमें वो भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करके दे दिया गया। बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल, मतलब ये 6,000 वाला 2 महीने के लिए रिन्यू करवाया। ओके, मिस्टर थॉमस बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड ओनली 50 पैसे इन अ रूपी। इसका क्या मतलब होगा? वी कुड रिकवर ओनली हाफ अमाउंट, 50% रिकवर कर पाए। Is it fine? तो हमने पहले कौन सा एंट्री लिखेंगे? बिल ड्रॉ करने का। ओके, क्या लिखेंगे? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट थॉमस, 16,000 to Thomas account। ओके, अब 4th मार्च के दिन हमने बिल रिन्यू किया। सो रिन्यू किया तो क्या करना पड़ेगा? पहले डिसऑनर का एंट्री करना पड़ेगा। मिस्टर थॉमस अकाउंट डेबिट टू bills receivable 6,000। ओके, फिर उसको रिन्यू किया फर्दर 2 मंथ्स के लिए एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 18% per annum for 2 months। 6,000 into 18% into 2 by 12, 180 rupees। ओके, तो नया बिल बनेगा 16180। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 6180 टू थॉमस 6,000 टू इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम 180। On 20th, Mr. Thomas retires the acceptance for 10,000। हमें पैसा मिल गया। ओके, कितना रुपए कम मिला? 100 रुपीज। बैंक अकाउंट डेबिट 9,900, रिबेट ऑन बिल्स अकाउंट डेबिट 100,
टू बिल्स रिसीवेबल 10,000. ओके, और ड्यू डेट से पहले मिस्टर थॉमस इंसॉल्वेंट हो गया. इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या करेंगे? वापस रिवर्स एंट्री. इंटरेस्ट इनकम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 50% मिलेगा. तो हमें इंटरेस्ट मिला नहीं था, मिलने वाला है. ओके, जब भी वो बिल ऑनर होता तो हमें पूरा 6180 मिलता, बट अभी तो वो बिल डिसऑनर हो गया. तो जो लास्ट एंट्री की थी उसको वापस रिवर्स करेंगे. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, थॉमस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 180, थॉमस अकाउंट डेबिट 6000 टू बिल्स रिसीवेबल. चलो, कितना पैसा मिल रहा है? 50%. सो विल से बैंक अकाउंट डेबिट 3000. कितना कम मिला? 3000. वो हमारे लिए डेफिशिएंसी होगा. क्या होगा? और we can say we can say it is a bad debt. Okay, so bad debt account debit 3000 to Mr. Thomas. Is it fine? इधर इन लोगों ने इंटरेस्ट को भी, see they have also considered interest as well. 3090. Fine enough, है ना? हमको 6180 लेना था. We need to see the, okay. इधर कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है कि इंटरेस्ट मिला या नहीं मिला था. इट कैन बी डन आइदर ऑफ द वेज. बैंक अकाउंट डेबिट 3000, बैड डेट अकाउंट डेबिट 3000 टू थॉमस 6000, ऐसा भी कर सकते हैं, या 3090 ऐसा भी कर सकते हैं. हाँ, वो रिवर्स एंट्री हो गया ना. इट कैन बी डन आइदर वेज. मैंने बोला ना, इंटरेस्ट को मैं इनकम में दिखाऊं या तो उसको अलग से दिखाऊं. बिल्स रिसीवेबल तो बिल, हाँ, इनकम लिखा था, इनकम कैंसिल कर दिया. अगर मैं मिस्टर थॉमस में लिखूं ना, तो मुझे आधा पैसा मिला ऐसा मुझे दिखाना पड़ेगा. और आपने जो आगे जाए तो फिर वो आएगा ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू थॉमस, और बैंक में आएंगे 3090 तो थॉमस पे 3000 और इंटरेस्ट पे 990. होगा ना? हाँ. एनी डाउट? किसी को कुछ दिक्कत हो, ना समझ में आया तो बोल सकते हो. No, sir. Okay. Let's move further. Rita owed rupees 1 lakh to Seriman. On 1st October, Rita accepted a bill drawn by Seriman. Okay, for the amount of at 3 months. क्या एंट्री लिखेंगे Seriman के बुक्स में? Bills receivable account debit to Rita. Okay. Seriman got the bill discounted with his bank for 99,000. On 3rd October, bank account debit, discount account debit to bills receivable. बैंक चार्जेस भी लिख सकते हैं. इधर इन लोगों ने वर्ड बोला है डिस्काउंटेड, तो वी कैन से सिंपल वर्ड डिस्काउंट. बिफोर Rita approached Seriman for the renewal of the bill. Okay, मतलब जो बिल Seriman ने बैंक के पास से डिस्काउंट करवाया था, ओके, वो तो Seriman को पे करना पड़ेगा ना, क्योंकि बैंक ऐसा नहीं बोल सकता है कि हम फिर से रिन्यू करके देते हैं. ओके, यू विल हैव टू पे टू द, और रिन्यू हुआ तो आप फिर से, सी यू आर पेइंग टू द बैंक बट ऑन बिहाफ ऑफ रीटा. आपने क्या लिखा? रीटा अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब रीटा को फिर से डेबिट कर दिया. ओके. Seriman agreed on the condition that rupees 50,000 be paid immediately to
together with interest on the remaining amount at 12% per annum for 3 months, and for the balance Rita should accept a new bill at 3 months. तो श्रीमान ने कहा ठीक है, मैं आपको रिन्यू करके देता हूँ, I will renew the bill, but at a condition that you pay me 50,000 upfront. अभी का अभी 50,000 रुपए इंटरेस्ट के साथ पे कर दो, ओके? और बाकी जो बैलेंस बचा उसका मैं 3 मंथ्स का नया बिल ड्रॉ कर देता हूँ, फाइन। तो आपको 50,000 रुपीज मिलेगा प्लस कितना मंथ्स के लिए हम एक्सटेंड कर रहे हैं? 3 मंथ्स के लिए। 3 months. कितना अमाउंट एक्सटेंड कर रहे हैं? 50,000। So for that 50,000 at the rate of 12% for 3 months, interest will be levied. 1,500 हमें उतना टोटल पैसा मिलेगा। तो हमने पहले रीटा से इंटरेस्ट मिलेगा ऐसा रिसीवेबल दिखा दिया, अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, सॉरी रीटा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और फिर वो पैसा मिला, इसका एक कंबाइन एंट्री करना हो तो बैंक अकाउंट डेबिट 51,500 टू रीटा अकाउंट डेबिट 50,000 टू इंटरेस्ट अकाउंट 1,500, ओके? बैंक अकाउंट डेबिट 51,500 टू रीटा अकाउंट डेबिट 50,000, या 51,500 की जगह 50,000 आएगा, टू इंटरेस्ट अकाउंट 1,500, और बाकी के लिए 3 महीने का नया बिल ड्रॉ हो गया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रीटा, ओके? यहाँ तक हो गया था। लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं। These arrangements were carried out, but afterwards Rita became insolvent and 40% of the amount could be recovered. Rita insolvent हो गई, मतलब हम कौन सा एंट्री पास करेंगे? Dishonor. Okay. So Rita account debit to bills receivable पर एंट्री पास होगा, okay? और फिर कितना पैसा मिला हम लोगों को? Only 40%. तो 50,000 40% मिला, 60% नहीं मिला, हो गया टू रीटा अकाउंट। यही एंट्री रीटा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे लिखती? How would she had passed the entry? Sirman account debit 50,000 to bank account 20 to deficiency account 30,000, ओके? हमारे लिए लॉस है तो हमने उसको डेबिट किया, उसके लिए प्रॉफिट है ना, उसकी लायबिलिटी कम हो गई। नाउ accommodation bills theory we have already, yes? तो रिन्यूअल वाला जो बैंक में किया वो उसका कांसेप्ट पूरा समझ में आया नहीं। कौन सा रिन्यूअल वाला? ये वाला? हाँ, रिन्यूअल जो करवाया बैंक से, रीटा टू इंटरेस्ट डिस्काउंट करवाया? नहीं हाँ ये नहीं ये आपने बिल रीटा टू बैंक 1 लाख रुपए। जस्ट अ सेकंड, आपने बिल ड्रॉ किया था, वो डिस्काउंट करवा दिया, और डिस्काउंट से पहले रीटा ने कहा कि बिल रिन्यू करके दो, ओके? तो हमने कहा ठीक है हम रिन्यू कर देते हैं, उस कंडीशंस पे बाद में आते हैं। बट पहली बात क्या है कि हमने वो बिल ऑलरेडी बैंक के पास से डिस्काउंट करवा लिया था, ओके? तो मैच्योरिटी डेट आएगा तो हमें तो बैंक को पैसा पे करना पड़ेगा, अगर हमारा डेटर पैसा पे नहीं करता है तो रीटा ने हमको बता दिया था कि वो पैसा पे नहीं करने वाली है, सो वी हैव टू पे टू द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ रीटा। हमने बैंक को पे किया तो सही, बट किसके बिहाफ पे किया? रीटा के बिहाफ पे। व्हाई सो? इट वाज हर लायबिलिटी टू पे। 3 महीने के बाद उसकी जिम्मेदारी थी कि उसको पैसा पे करना चाहिए, उसने नहीं किया, इसलिए हमको करना पड़ रहा है, ओके? यहाँ तक क्लियर है? अब श्रीमान ने क्या कंडीशन रखा है? दैट आप जो रिक्वेस्ट लेके आए हो वो मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, बट आपको इमीडिएटली मुझे 50,000 रुपए और 3 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो बाकी के अमाउंट के लिए नया बिल ड्रॉ करके दे सकता हूँ। इज इट ओके?
आप मुझे अभी 1000 रुपये दे दो और बाकी 3 महीने का इंटरेस्ट दे दो, तो 50,000 रुपीज इज द हाफ ऑफ 1 लाख रुपीज, एंड 3 महीने के लिए और हम एक्सटेंड करके दे रहे हैं 50,000 रुपए, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 12 फॉर 3 मंथ्स। तो 50,000 इंटू 12% इंटू 3 मंथ्स, मतलब हमारा इंटरेस्ट होगा 1500 रुपए। नाउ व्हाट दे हैव डन, उन्होंने किया क्या है, चलो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या होगा, एक्सपेंस या इनकम, इनकम होगा इनकम। तो उसको क्रेडिट करेंगे। हाँ, और किसके पास से लेना है, रीटा के पास से। रीटा। ये एंट्री लिखा रिसीवेबल का, किसका एंट्री लिखा, रिसीवेबल, ड्यू हो गया है ना, और फिर रिसीव लिखा, पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट 51,500 टू रीटा, ओके। और इसके बाद हमने नया बिल ड्रॉ कर दिया, तो बिल ड्रॉ करने वाला तो सिंपल है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रीटा। यही बिल ड्यू डेट से पहले डिसऑनर हो गया, मतलब एंटीसिपेटेड डिसऑनर, क्या कहा जाता है इसको, एंटीसिपेटेड। रीटा ने बता दिया या हमें पहले से पता चल गया कि रीटा इंसॉल्वेंट हो गई है। अब रीटा इंसॉल्वेंट हो गई है मतलब वी आर प्रीटी मच श्योर दैट वी आर नॉट गोइंग टू रिसीव द अमाउंट, उसको बोलते हैं एंटीसिपेटेड डिफॉल्ट। तो रीटा अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ओके। Ultimately, we got 20,000. Bank account debit 20, bad debt account debit 30, to Rita account 50,000. अभी समझ में आया? हाँ सर। Okay. The next topic is accommodation bills, which we have already done. मतलब हमने theory इसका already कर दिया था. I hope all of you remember, है ना? Accommodation bills का मतलब हमने एस सच परचेज सेल का कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है, ओके। अगर हमें पैसों की जरूरत है, वी आर इन नीड ऑफ मनी, तो हम किसी थर्ड पार्टी पे बिल ड्रॉ करते हैं, वो एक्सेप्ट करता है, हम उसको बैंक में जाके डिस्काउंट करवा लेते हैं, तो हमारा जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स है, ओके, वो फुलफिल हो जाता है। जब मैच्योरिटी डेट आता है तो जिसने बिल ड्रॉ किया था वो अमाउंट ऑफ बिल ड्रॉई को पे कर देगा, ड्रॉई उसको बैंक में डिपॉजिट कर देगा, तो ट्रांजैक्शन सेटल हो जाएगा। इट इज हाउ अकोमोडेट करना, क्या करना, अकोमोडेट। मतलब एक सिंपल मीनिंग, हम लोग है ना कभी भी ट्रेन में जब ट्रैवल करते हैं, दोज हु हैव ट्रैवल्ड, ओके, तो ऐसा होता है ना कि नॉर्मली 3 लोगों के बैठने की जगह होती है, हाँ, बट हम थोड़ा कर लेते हैं। कभी हम अगर खड़े खड़े जा रहे हैं तो कोई हमें बिठा लेता है ना, कभी हम बैठे हुए हैं और कोई किसी को बैठना होता है तो हम एडजस्ट कर लेते हैं। व्हाट वी आर ट्राइंग टू बेसिकली डू इज वी आर ट्राइंग द अदर पर्सन, उसकी जो भी नीड है उसको हम सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं बाय कॉम्प्रोमाइजिंग समवॉट पार्ट ऑफ आवर लिबर्टी। हमें जो सीट मिला था, ओके, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करके हमने उसको भी अकोमोडेट कर लिया। In a similar manner, when I am in need of money, my friend or my relative help me by accepting my bill. उसने मुझे पैसे दिया, पर एक काम करके दिया कि उसने कहा कि आप बिल ड्रॉ करो, आप बैंक में जाके बिल डिस्काउंट करवा दो, ओके। तो one person is in need of money, तो ऐसा सेटलमेंट हो सकता है। When both are in need of money, then एक बिल से भी काम हो सकता है, या दोनों अलग अलग बिल ड्रॉ करेंगे उससे भी काम हो सकता है, ओके। बट यहाँ पे आपको जो वी कैन से द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, अकोमोडेशन बिल में सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा वो ये होगा कि जिसने बिल ड्रॉ किया, ओके, जिसने बिल किया, इन दोनों ने थोड़ा थोड़ा पैसा रखा और मैच्योरिटी डेट पे इनमें से कोई एक पैसा पे करने के लिए कैपेबल नहीं, आइदर द ड्रॉअर और द ड्रॉई। तो कोई भी एक, मतलब ड्रॉअर अगर पे करने के लिए कैपेबल नहीं है तो पूरा अमाउंट डिस्चार्ज कर देता है,
the entire amount is discharged by the drawee, and drawee again draws a bill of exchange. समझ में आ रहा है? A draws a bill on B for ₹5 lakh, let's say. Okay, A ने बिल डिस्काउंट करवाया और फिर आधा पैसा दोनों ने रख लिया. Say for example, the bill of 5 lakh was discounted at 10,000 rupees. 10,000 रुपए में डिस्काउंट हुआ तो हमें नेट मिला 4,90,000. उसका आधा 245 ये दोनों ने रख लिया. अभी मैच्योरिटी डेट पे A should have paid 2,50,000 to B. A should have paid rupees 2,50,000 to B. Why so? 245 जो उसको मिला वो और 5,000 रुपए डिस्काउंट का, क्योंकि बैंक को तो वो पूरा पैसा पे करेंगे ना 5 लाख रुपए, तो आधा A करेगा आधा B करेगा. But at the time of maturity, A was not in a position to give money to B. A was not in a position to give money to B. Okay? तो B ने कहा ठीक है मैं अभी इसको पे कर देता हूँ, एक बार इसको सेटल कर लेते हैं. तो B ने पूरा 5 लाख रुपए पे कर दिया. अब B ने कहा कि अब मैं बिल ड्रॉ करूंगा. नाउ आई विल ड्रॉ द बिल एंड यू विल एक्सेप्ट द सेम. तो A ने कहा ठीक है कोई बात नहीं. A ने 4 लाख रुपए का बिल ड्रॉ किया. A has drawn a bill of rupees 4 lakh, which was accepted. Sorry, B has drawn a bill of rupees 4 lakh on A. A accepted. B ने उसको जाके डिस्काउंट करवा दिया. Okay, at the discount of 8,000 rupees. अभी B ने ये जो 392 उसको मिला होगा ना, उसमें से भी कुछ अमाउंट A को दिया. अभी तुमने 2.5 लाख रुपए मुझे नहीं दिया था, वो तो एक बात है. मैं तुम्हें 50,000 रुपए और दे रहा हूँ. आई एम गिविंग यू 50,000 रुपीज मोर. मतलब एज सच हम ऐसा बोल सकते हैं कि A ने B के पास से 2.5 लाख रुपए लिया और 50,000 रुपए दूसरा लिया. अभी जो 50,000 रुपए लिए वो तो क्लियर है. वो जो 2.5 लाख रुपए मैं बोल रहा हूँ वो B ने A के बिहाफ पे किया था ना पहले. B पेड ऑन बिहाफ ऑफ A. इसका ये मतलब है कि B ने A को पैसा दिया था. कैन वी से सो? ऐसा बोल सकते हैं. Yes. So in total, B has given a total of 3 lakh rupees to A. Okay, which A would duly discharge on due date. अब ये क्या कहेगा? अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जो भी अमाउंट मेरा पेएबल है वो मैं मैच्योरिटी डेट पे डिस्चार्ज कर दूंगा. But here the question that would be typical would be the appropriation of discount amount. कौन कितना डिस्काउंट बेयर करेगा सेकंड बिल में से, उस पे ज्यादा फोकस आने वाला है. अभी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. इट इज प्योर मैथ्स. आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, बट यू नीड टू पे अटेंशन टू इट. ओके, फर्स्ट बिल का तो पता चल गया था कि 2.5 लाख रुपए मैंने लिए, 2.5 लाख रुपए मैंने B को दिया है, तो आधा डिस्काउंट मैं बेयर करूंगा, आधा डिस्काउंट वो बेयर करेगा. बट जो दूसरा बिल ड्रॉ हुआ उसमें से मुझे 50,000 रुपए मिला, तो मुझे 50,000 रुपए पे डिस्काउंट बेयर करना है, 2.5 लाख पे करना है, 3 लाख पे करना है, 4 लाख पे करना है. दे कैन बी डिफरेंट अमाउंट्स. ओके, तो लीगली व्हाट डिस्काउंट शुड आई बेयर वो हमें कैलकुलेट करना है. उतना समझ में आ गया ना, तो आपका क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा. ओके, पढ़ते हैं क्वेश्चन. On 1st July, George drew a bill of rupees 1,80,000 for 3 months on Harry for mutual accommodation. Mutual accommodation is each other's need. Harry accepted. George had purchased goods worth rupees 1,81,000 from Jack on the same date. Okay, George endorsed Harry's acceptance to Jack in full settlement. On 1st September, Jack purchased goods worth rupees 1,90,000 from Harry.
Jack endorsed the bill of exchange received from George to Harry and paid rupees 9,000 in full settlement of the amount due to Harry. On 1st October, Harry purchased goods worth rupees 2 lakh from George. Harry paid the amount to George by check. Give the necessary journal entries. ये कौन सी मूवी की याद आ रही है? हैरी पॉटर. हाँ, इसके अलावा कोई और मूवी का नाम याद आ रहा है? जैक एंड जिल. जैक एंड जील. Is there such a movie? I don't know. Okay. भूल भुलैया. हेरा फेरी मूवी जैसा लग रहा है ना? Yes. Somewhat. हाँ. There are only 3 parties as such. George, Harry and Jack. Check. तीन ही है. Okay. राजू, श्याम और बाबू राव. There are only 3 parties. Yes. ये तो आसान है. As such इसमें अभी भी म्यूचुअल अकोमोडेशन जो सही सेंस होना चाहिए वो नहीं है. Can we put on the entries? चलो लिखते हैं. First of all, George drew a bill of 1,80,000 for 3 months और म्यूचुअल अकोमोडेशन. ओके, क्या लिखेंगे एंट्री? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हैरी इन द बुक्स ऑफ जॉर्ज, है ना? हमें किसके किसके बुक्स में लिखना है? हैरी एंड जॉर्ज. Harry and George. जॉर्ज है वो, इसको हम जॉर्ज बोलेंगे. ठीक है, फाइन. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हैरी. हैरी एक्सेप्टेड. तो हैरी के बुक्स में एंट्री आएगा कि नहीं आएगा? चलो क्या लिखेंगे? आएगा. जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू bills Debit payable. to bills payable. George had purchased goods worth rupees 1,80,000 from Jack. क्या लिखेंगे? Purchase account debit to जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू Jack. इसका एंट्री हैरी के बुक्स में आएगा? नो. नो. ओके. George endorsed Harry's acceptance to Jack in full settlement. मतलब गुड्स कितने का खरीदे था? 181 का. उसको कितने का बिल दे दिया? 180. तो जैक अकाउंट डेबिट 181, बिल्स रिसीवेबल 180 टू डिस्काउंट 1000. जैक को हमने बिल दे दिया ना? जो बिल जॉर्ज के पास था वो जॉर्ज ने किसको दे दिया? जैक को दे दिया. Jack. हाँ, सर इसमें फुल सेटलमेंट का मतलब ये होगा कि उसने जैक के पास से कितने का गुड्स खरीदा था? 181. और उसने बिल कितने का दिया? 180 का. ओके. फुल सेटलमेंट मतलब वो 181 के सामने 180 ही देगा. तो सर 1000 डिस्काउंट अकाउंट. जैक अकाउंट डेबिट 1,81,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 1,80,000. Discount account 1000. Okay. On 1st September, Jack purchased goods worth rupees 190 from Harry. तो जैक के बुक्स में नहीं लिखना है. किसके बुक्स में लिखना है? हैरी ने गुड्स बेचा है. बेचा. जैक अकाउंट डेबिट टू सेल्स. ओके. जैक endorsed the bill of exchange received from George to Harry. देखो घूम फिर के वापस आ गए ना? जैक वॉज सपोज टू पे 190. ओके. तो उसने क्या किया? 180 का बिल दे दिया और 9,000 रुपीज कैश दे दिए. तो 189 दिया. कितना दिया? 189. इन द बुक्स ऑफ हैरी क्या लिखेंगे? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, देन cash account debit, discount account debit to Jack. So no? Sure. On 1st October, Harry purchased goods worth rupees 2 lakh from George. Harry ने goods खरीदा.
जॉर्ज के पास से, तो क्या लिखेगा वो? परचेज अकाउंट डेबिट टू जॉर्ज 2 लाख। जॉर्ज। तो जॉर्ज के बुक्स में क्या आएगा? हैरी हैरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हैरी पेड द अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज बाय, हैरी ने अमाउंट कैसे पे कर दिया? चेक से। ओके, तो क्या लिखेंगे? जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जॉर्ज के बुक्स में क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू हैरी। ओके, यही बात समझ में? और बिल का क्या होगा? चलो फिर से ज्वाइन करो।